सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग कंफर्म कर दो। छोटा सा एक सेशन होने वाला है जो कि ऑब्वियसली आपकी क्वेरीज पे ही बेस्ड था कि सर हम गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें 2 ब्रांचेस से गेट का एग्जाम देना चाहिए। पहले तो बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं होती कि वो कौन कौन से ब्रांचेस में दे सकते हैं एग्जाम्स और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन होते हैं और 100 बातों की एक बात देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन सारी बातों पे आइए आज के इस सेशन में चर्चा करते हैं। और आज अभी 10 बजे हम लोगों का एक AMA आस्क मी एनीथिंग सेशन भी है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाओ। जो भी आपकी कॉमन क्वेरीज है हम लोग वो वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, IPL का मैच छोड़ छोड़ के आप लोग आ रहे हो सेशन देखने के लिए, उसके लिए भाई बहुत गट्स चाहिए। तो ठीक है, खैर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IPL हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एज ए स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल सोनी। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2 बार क्वालिफाई किया। ऑल इंडिया रैंक 98 थी मेरी 2014 में। ऑल इंडिया रैंक 25 थी मेरी 2015 में। एंड उसके अलावा बहुत सारे PSUs मैंने क्वालिफाई किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रखा है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस की, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना रखा है IIT ने और उसमें से कौन सा मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन होता है, उनकी भी चर्चा आज के सेशन में विद सिलेबस हम लोग करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले सिविल ब्रांच की बात करूँ ना, तो सिविल ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप सिविल के साथ साथ दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कुछ कुछ AE करके, है ना। तो AE का मतलब हो गया आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या आर्किटेक्चर होता है, ये आपका एनवायरमेंटल साइंसेज होता है, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग होता है, ये नेवल एंड मरीन इंजीनियरिंग होता है, और ये आपका इंजीनियरिंग साइंसेज होता है। ठीक है, अब जो सिविल वाला बच्चा होगा उसको सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके दिमाग में ये होगा कि सर ये इतनी सारी ब्रांचेस तो आपने बता दी, मगर इसमें से हमें देना कौन सी ब्रांच में चाहिए, उसकी चर्चा आज के सेशन में करते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके फुल फॉर्म्स आप नेट पे भी सर्च करते हो, मैंने भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी ब्रांच में दे सकते हैं, EC में दे सकते हैं, GE में दे सकते हैं, GE का अगेन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में दे सकते हैं, फिजिक्स में दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देख के इसमें लग रहा होगा कि भाई जियोमेट्रिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स वाला इसमें जनरली नहीं देता कोई। CS वाले को अगर शायद देना भी होगा तो वो EC में ऐसी बैठ के अपीयर हो जाएगा, बट ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। अभी सिलेबस कंपैरिजन करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, EC वाला जो बच्चा है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है ना वो EC वाले के पास अवेलेबल है। देखो, ये कंप्यूटर साइंस से भी दे सकता है, इलेक्ट्रिकल से भी दे सकता है, IN से भी दे सकता है और फिजिक्स से भी दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ये जो सेकंड चॉइसेस होती हैं ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने प्राइमरी चॉइस कौन सी भरी है ना। मतलब अगर कोई बच्चा फर्स्ट पेपर EC चूज करता है तो उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, समझ गए ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि CS वाले के पास सर इलेक्ट्रिकल अवेलेबल क्यों नहीं, क्योंकि CS यहाँ पे प्राइमरी पेपर है, प्राइमरी आपने चूज कर लिया, बेस्ड ऑन दैट ये सेकेंडरी के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है उसको देखो EC, IN और फिजिक्स में उसको अलाउड है कि वो उसमें पेपर दे सकता है। IN वाला देखो किसमें किसमें दे सकता है, बायोमेडिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में भी दे सकता है। वो जो मैकेनिकल वाला है वो किसमें किसमें दे सकता है, एरोस्पेस में, IN में, नेवल एंड मरीन इंजीनियरिंग, PI एंड XC इसमें ज़्यादा पॉपुलर होता है, ME वाले बच्चे XC से देते हैं। तो पहले तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गए कि हाँ सर कुछ कुछ समझ में आ गया। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक पेपर के साथ एक ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल है ना। तो इसमें मैंने अपनी जो सारी की सारी फेमस कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। तो एक बार डन करो सभी लोग, फिर देखते हैं इसमें एक एक करके सबके एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना। चलो, अब कॉम्बिनेशंस के साथ साथ मैंने ना अगली स्लाइड पे फुल फॉर्म्स भी दे दिए, तो जब मैं PDF शेयर करूंगा किसी को फुल फॉर्म अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म्स लिखे हुए यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CS की। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए जरा, कंप्यूटर साइंस का ये सारा का सारा सिलेबस लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, देखना कितने मजे की बात है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा अगर EC से देता है तो देखो एक ही सब्जेक्ट आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखा है। वो GE से देता है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से देता है तो ये 2-3 टॉपिक्स ही कॉमन है। फिजिक्स में तो भाई साहब कोई टॉपिक ही कॉमन नहीं है, और अगर ST से देता है तो ये 2-3 टॉपिक कॉमन है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उसके पास जो सेकंड पेपर वाले ऑप्शंस है ना वो बेमानी एक तरीके से, सेकंड पेपर वाले ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप है नहीं।
अब ये अलग बात है कि आपका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा छोटा होता है, 500-600 घंटे का होता है, तो अब कोई अगर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप पूरा सीएस भी पढ़ लो, पूरा ईसी भी पढ़ लो, तो यार मेरे हिसाब से तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी सीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मेरा एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि यार आप सिर्फ अपनी ब्रांच की तैयारी करो। सेकेंड पेपर वाला जो ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप सेकंड कोई पेपर चूज भी करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी, जैसे पूरा का पूरा ईसी पढ़ना पड़ जाएगा, पूरा का पूरा आपको जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ जाएगा, तो ये कोई पढ़ता नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एमटेक करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है जनरली वो दो ब्रांचेस में होती है, वो आपका सीएस हो गया, ईसी हो गया, इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है, बाकियों में भी होती है बट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो सीएस वालों के लिए तो यार मेरा कंक्लूजन है कि आप अपनी ब्रांच से तैयारी करिए, दूसरी ब्रांच का आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो सीएस वाले बताओ यार, सभी लोग, सबको समझ में आ गया? ठीक है, देख लिया आप सभी लोगों ने सच्चाई क्या है? ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर आप चुपचाप दो, सेकंड पेपर में ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले ब्रांच के आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ना आप सभी लोगों के लिए ये भी बता रखा है कि आप कौन से कोर्सेज अवेल कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर कोई सीएस वाला ईसी से देता है तो वो जो ट्रिपल ई कोर्स है ना आईटी दिल्ली में, उसमें भी एनरोल कर सकता है, क्योंकि मैं बाद में आपको बताऊंगा भी कि असल में जो आईआईटी में आप एनरोलमेंट्स लेते हो, जो कोर्सेज आप करते हो ना, वो सेकेंड पेपर से भी ले सकते हो। बट जो पीएसयूज में आपका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ब्रांच के बेसिस पे होता है। जैसे अगर किसी की ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और सपोज आईयूसीएल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे को लेना चाहती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ तभी उसके लिए अपीयर हो सकते हो जो आपने प्राइमरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल चूज कर रखी होगी, समझ गए ना? जबकि जब आप आईटी में एमटेक के लिए जाते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपने अगर सेकंड ब्रांच भी चूज कर रखी है, उसका आपने स्कोर क्वालिफाई कर रखा है, तो आप वहां पे भी सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, तो ये कोर्सेज भी देख लें। चलो अब अगली ब्रांच पे आते हैं, ईसी ब्रांच के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईसी ब्रांच का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। अब जरा देखते हैं, ईसी में देखो सीएस की भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में अगर देखोगे तो काफी कुछ आपको कॉमन दिख जाएगा, इलेक्ट्रिकल में काफी कुछ सिलेबस कॉमन है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम छोड़ दो और मेजरमेंट छोड़ दो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दो, ऑलमोस्ट सारा कट टू कट आपका कॉमन है। ठीक है, आईएन में अगर आप देखोगे, आईएन में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमन दिख जाएंगे, बाकी ऑब्वियसली यार फिजिक्स की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जब एक ईसी वाला जो स्टूडेंट है उसको इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो मेरा देखिए सबसे पहला सजेशन ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है कि सबसे पहला सजेशन मेरा ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, जैसे मान लो कोई थर्ड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, या जिंदगी में पहली बार गेट की तैयारी कर रहा है, तो उसको तैयारी सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइमरी ब्रांच की करनी चाहिए। ठीक है, आप सिंपली ईसी की तैयारी करो और ईसी की तैयारी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल या आईएन में से कोई भी एक सेकेंडरी पेपर भर देना जब आपका गेट का फॉर्म आता है। इसके लिए पूरा अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं कि आप इनके पूरे सब्जेक्ट्स को अलग से प्रिपेयर कर रहे हो, समझ गए ना? ये किसके लिए मैंने बोला? ये मैंने उन बच्चों के लिए बोला जो पहली बार जिंदगी में गेट की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई दूसरी बार गेट की तैयारी कर रहा है, पहली बार उसकी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है, चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, 70-80% सिलेबस कंप्लीटेड है, बस उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक ब्रांच चूज करके इनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकता है। जैसे अगर किसी को लगता है यार पावर सिस्टम मशीन में पढ़ सकता हूँ, तो आप एक्स्ट्रा इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, या आईएन में आपको लगता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ब्रांचेस में अंडर 100 रैंक लेके आते हैं। जनरली वो वही बच्चे होते हैं जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम गेट का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम वालों के लिए सिंपल सा छोटा सा सजेशन यही है कि सिर्फ अपने ब्रांच की तैयारी करो, फॉर्म जरूर भर दो दूसरे वाले का, क्योंकि उससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। ऑल इंडिया लेवल के अंडर प्रेशर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको एग्जाम में जाके मिलता है। कितनी भी टेस्ट सीरीज दे लो, कुछ भी कर लो, वो एक्सपीरियंस कभी आएगा नहीं। बट जो लोग 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस है, 400-500 के अंदर रैंक ला चुके हो, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको ईसी के स्कोर कार्ड से कोई चीज़ ना मिले, बट आईएन के स्कोर कार्ड से वो चीज़ शायद मिल जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट भी था, उसकी इलेक्ट्रिकल में 82 रैंक थी और आईएन में 4th रैंक थी, तो उसको आईटी दिल्ली में जो एडमिशन मिला था वो आईएन के स्कोर से मिल गया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप 2022 के आईएन के फर्स्ट रैंकर को देखोगे तो उन्होंने प्राइमरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल चूज करके फर्स्ट रैंक हासिल करी थी, तो उसके स्कोर कार्ड से काफ़ी जगह पे एडमिशंस ले सकते थे। तो ये ईसी वालों के लिए सिंपल सा सजेशन हो गया। अब कुछ ईसी के बच्चों की मेरे पास बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा इंटरेस्ट बड़ा कंप्यूटर साइंस में, सर मुझे क्या करना चाहिए? मैं कंप्यूटर साइंस की तैयारी करूँ या ईसी प्लस कंप्यूटर साइंस की तैयारी करूँ? तो देखिए मेरा आप लोगों के लिए सिंपल सा सजेशन ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, आप कंप्यूटर साइंस पसंद करते हो, बहुत सारे बच्चों की
ये क्वेरी होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में सेमिनार लेने आता हूँ, बच्चे वहाँ पे पूछते हैं आके कि सर मैं सेकेंड में हूँ और सीएस में बड़ा इंटरेस्ट है। तो यार अगर आपका इंटरेस्ट सीएस में है ना, तो सीएस को ही आप प्राइमरी ब्रांच लेके, प्राइमरी ब्रांच चूज करके आप पेपर दे सकते हो, है ना। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, क्या मैं सीएस से गेट का पेपर दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो भाई, बस सीएस को आपको अपनी प्राइमरी ब्रांच चूज करना पड़ेगा, समझ गए ना। आप ईसी से हो, सीएस को आप प्राइमरी ब्रांच चूज करके गेट का पेपर दे सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन दोनों की पैरेलल तैयारी करें, ईसी का भी अलग से तैयारी कर रहे हो, इसका भी कर रहे हो, दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट डिफरेंट है, मत करिए। आपका इंटरेस्ट है सीएस में, आप प्राइमरी सीएस चूज करके दे लो, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए। अदरवाइज मैं सेशन के एंड में आपको लिंक भी, आपको मैं यूआरएल दे दूंगा, यूआरएल के थ्रू आप जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो पहला सवाल तो ये कि सर देना चाहिए सेकंड पेपर? बिल्कुल देना चाहिए भाई, अगर पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कह रहा हूँ 50% सिलेबस भी कॉमन है ना, बिल्कुल दे देना चाहिए, है ना। हमें नहीं पता, हो सकता है हम उस 50% में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ जाए, तो बिल्कुल दे देना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, बाकी मैंने कोर्सेज का भी नाम आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। ये कोर्सेज का नाम सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए है कि जैसे मान लो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप ना सीएस के इस पेपर में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड पेपर सीएस लिखा है, इसके स्कोर को क्वालिफाई किया है, तो आप एमएस इन कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे में चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज होती है। चलिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर। इलेक्ट्रिकल के पास देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल का जो बच्चा है वो ईसी से दे सकता है, आईएन से दे सकता है, फिजिक्स से दे सकता है। जनरली मैंने देखा जो इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट होता है ना, वो आईएन से तो दे ही देता है, क्योंकि लगभग 90% सिलेबस इलेक्ट्रिकल और आईएन का कॉमन होता है। तो अगेन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम ही रिकमेंडेशन है कि अगर आप पहली बार जिंदगी में गेट की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ अपने ब्रांच की तैयारी करो, सेकंड पेपर आईएन चूज कर लो, दोनों में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इस बात की गारंटी है। बट अगर मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं 1-2 साल तैयारी कर चुका हूं और मेरी ठीक ठाक कंसेप्ट से पकड़ है और मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करनी है, तो सर मैंने कम्युनिकेशन वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें ना ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखोगे, तो गेट का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बन जाता है। तो बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, वो सेकंड पेपर जनरली ईसी चूज करते हैं और दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में अंडर 100 रैंक लेकर आए थे, ठीक है, या 200 रैंक, 250 रैंक, दोनों में ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल रैंक थी दोनों की। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यार सिंपल सा वही रिकमेंडेशन है। पहला, इसमें 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहली बार दे रहे हो, सिर्फ अपनी ब्रांच की तैयारी करनी, आईएन का आप जाके दे आइए। अगर आप 1-2 साल तैयारी कर चुके हो, आपको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आइडिया लग गया है, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ईसी और आईएन का चूज कर सकते हो। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ईसी वाली ब्रांच को चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए जरा। चलो, थैंक यू सो मच सोना, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से आपकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी, आपने काफ़ी सारी जगह पे कमेंट किया था, मैसेज भी किया था। चलिए, अच्छे से आप आगे बढ़िए, ठीक है, और कुछ अच्छा मुकाम हासिल करिए, और बाकी जो आपके जूनियर से सेशंस देख रहे हैं उनको मोटिवेट करिए, ठीक है। वो भी आपकी तरह नेक्स्ट ईयर आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू दे के आए। डन है भाई साहब, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। तो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, सब पे यार गौर करने की थोड़ा कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अगेन मैं इस चीज़ को थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से दिया है, तो क्या आप ईसी के किसी ब्रांच में एमटेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका मैंने लिखा भी हुआ, अगर आप देखें आईआईटी बॉम्बे में एमएस इन डेटा साइंस आप कर सकते हो। सिमिलरली आप सीआरएफ करके आईआईटी दिल्ली में जो कोर्स है वो ईसी डोमेन से रिलेटेड है, वो भी आप चूज कर सकते हो, भले ही आपने इलेक्ट्रिकल से दिया, बट सेकंड पेपर आपका कौन सा है? ईसी है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की क्वेरी सबसे ज़्यादा रहती है कि सर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो आप अपनी पॉसिबिलिटी देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं वो बायोमेडिकल से दे सकते हैं, ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों से दे सकते हैं, मैकेनिकल से दे सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप आईएन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सबसे ज़्यादा सिलेबस जो मैच करेगा ना, वो इलेक्ट्रिकल से करेगा। आप देख भी सकते हो ये आईएन का पूरा सिलेबस, और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्लू 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 दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा मैचिंग आपको इलेक्ट्रिकल में दिख रही होगी, दिख रही ना। मैकेनिकल से तो खैर कोई लेना देना है नहीं दूर दूर तक। ईसी में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। तो जितने भी आईएन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जनरली यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहली चीज़ तो अगेन पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो,
पहली बार बिल्कुल तैयारी अभी स्टार्ट की, आपको पता भी नहीं क्या करना है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप कोशिश करें कि किसी कोर ब्रांच से तैयारी करें, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया या ईसी ब्रांच, कोर ब्रांच से आप तैयारी करना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली ये एक थोड़ा सा कड़वा सच है कि आईएन में उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जितने अदर ब्रांचेस में, बट आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो आईएन से ही करूंगा और आईएन में मुझे करना चाहिए, तो भी आपके लिए बेहतर तरीका यही होगा कि आप अगर इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करते हो ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, तो आपको कुछ ही एडिशनल सब्जेक्ट्स आईएन में पढ़ने पड़ेंगे। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी करते हो तो आईएन क्वालिफाई करना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, रादर देन कि आईएन की तैयारी करके आप इलेक्ट्रिकल क्वालिफाई करने के बारे में सोचो। तो आप प्राइमरी ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल की तैयारी आप अच्छे से करिए। आईएन का पेपर यार अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि आईएन का जो फर्स्ट रैंकर 2022 के थे, उन्होंने 2022 के जो फर्स्ट रैंकर थे उन्होंने उनकी उनकी ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल थी, है, उनकी आईएन ब्रांच ही नहीं थी। उसके एक साल पहले ऑल इंडिया रैंक 4 जो थे उनकी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल थी। तो जनरली जो इलेक्ट्रिकल की अच्छे से तैयारी कर लेता है ना वो आईएन में अच्छा ही करता है। तो आईएन वालों के लिए पहली सलाह ही यही है कि तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल रहेगी। समझे मेरी बात को? देखिए पीएसयूज में एंट्री होना किसी ब्रांच पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि उस पीएसयू की क्या रिक्वायरमेंट है, उस साल कितनी सीटें पूछी गई, कितनी सीटें हैं उस पीएसयू में, एट द सेम टाइम स्कोर कार्ड का कट ऑफ कितना जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जनरली। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप पीएसयूज में जा सकते हो, बट अगेन अभी तो हाल फिलहाल में वैकेंसीज ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज में कम ही हो गई है ना। इस पे मैं एक अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट हाँ पीएसयूज के एग्जाम्स जो अलग से कंडक्ट हो रहे हैं ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पूरा का पूरा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, बट वो ईसी वाला नहीं दे सकता। तो हर ब्रांच के अपने फायदे अपने नुकसान है। जैसे ईसी वाले बच्चे को एमटेक के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर वो ईसी ब्रांच से एमटेक करता है, तो मतलब कोर ब्रांचेस जो है वीएलएसआई हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, उसके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट ईसी का बच्चा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम नहीं दे सकता। तो प्रोज एंड कॉन्स सारे ब्रांचेस के अपनी अपनी जगह पे हैं। बट अगेन आपकी जो ब्रांच है उसमें आप कोशिश यही करें कि उसमें अच्छी रैंक लाके उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशें, ठीक है ना, समझ गए? बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोई भी इंसान अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है सेकंड वाला पेपर जरूर चूज कर लो। जैसे अगर पॉसिबिलिटी है, जैसे कोई सीएस का है तो सीएस वालों के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं, आप ईसी से पहली बार दे रहे हो चूज कर लो, आईएन चूज कर लो, इलेक्ट्रिकल कोई भी चूज कर लो, तैयारी की है नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 5 सब्जेक्ट तो कॉमन है ना, उन क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट करो। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अंडर प्रेशर जो आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस डेवलप करते हो ना, वो कोई टेस्ट सीरीज डेवलप कर ही नहीं सकती, समझे ना। तो आप इलेक्ट्रिकल का भी भर दो उसी साल, आईएन का दोनों में से एक ना एक कोई भर दो। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रिकल का है तो भर दो सेकंड पेपर, बिल्कुल भरना चाहिए, जाना चाहिए। 4 सब्जेक्ट कॉमन है, उन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अंडर प्रेशर ना कंप्यूटर के सामने बैठ के, तो नेक्स्ट टाइम जो आप गेट का एग्जाम दोगे तो उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस बहुत हेल्प आउट करेगा। हो सकता है कि आप उसी साल अच्छा खासा स्कोर कार्ड लेके आ जाओ। जैसे मुझे लगता है कि अगर इस बार किसी ने इलेक्ट्रिकल का पेपर दिया होगा और 4-5 सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके आया होगा ना, तो उसकी अच्छी रैंक आ गई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर ही इतना टफ आया था। कोर के क्वेश्चंस तो उनसे भी नहीं हुए जो कोर पढ़ के गए थे, तो जो नहीं भी पढ़ के गए होंगे उनसे भी नहीं होगा। तो अगर 4-5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड भी कोई ढंग से पढ़ के गया होगा तो वो भी ठीक ठाक रैंक ले आओगे 1000 के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कभी कभी पेपर ही ऐसा आ जाता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये आईएन की बात हो गई। बाकी मैकेनिकल वालों की अगर बात करूं तो मैकेनिकल में आपका देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, आईएन हो गया, आपका नेवल एंड मरीन इंजीनियरिंग, आपका ये पीआई और एक्सी। जनरली मैकेनिकल के साथ मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग एक्सी का पेपर देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल और एक्सी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है। पीआई भी देते हैं लोग, एमई पीआई और एमई एक्सी, ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन आप सभी लोगों का बनता है। फिर से वही बात हो गई, पहली बार तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल ब्रांच से, सिर्फ अपने ब्रांच की तैयारी करो, ठीक है, अपने ब्रांच की अच्छे से तैयारी करो। अगर अपने ब्रांच की करते हो एक्सी की प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो रही, एक्सी का एग्जाम आप जाके दे आइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, 1-2 साल आपने तैयारी कर लिया, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको लगता है कि यार इसमें से अदर कोई ब्रांच है जो मेरे लिए यूजफुल है, जहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स थोड़े से कॉमन है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जनरली मैंने हाल फिलहाल में यही देखा है कि एमई प्लस एक्सी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपका बैठता है। एक्सी में जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, समझे। मैकेनिकल में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट एक्सी के स्कोर कार्ड से आईआईटी बॉम्बे वगैरह पहुंच जाते हैं वो लोग। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होती है। तो 2 ब्रांचेस का पेपर देना जरूर है, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस आउट नहीं करना है। समझे मेरी बात को? बाकी ये मैंने कोर्सेज भी आप सभी लोगों के लिए बना रखे हैं। अब सिविल की बात आ जाती है। सिविल के लिए तो यार बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। ये है सिविल का सिलेबस, और अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। इसमें देखो एक सब्जेक्ट, इसमें भी एक सब्जेक्ट,
आर्किटेक्चर वाले में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। तो जो आपका सिविल वाला बच्चा होता है उसके लिए मोस्ट जो प्रिफर्ड होता है वो इन्वायरमेंटल साइंस वाला पेपर होता है, इसको आप दे सकते हो। बट अगेन इसमें भी कोई आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो सीएस हो गया और जो सिविल हो गया उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। जिनकी कॉमन क्वेरीज हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत सारे डाउट्स हैं, भाई 10 बजे उनके लिए सेशन रखा गया, आस्क मी एनीथिंग सेशन, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आपकी सारी पर्सनल समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है ना। ओके, हर सेशन को एएमए सेशन मत बना दिया करो यार आप लोग, ठीक है। एएमए सेशन इसीलिए हफ्ते में एक दिन रखता हूँ, एक हफ्ते की जो क्वेरी है उनको आप आराम से कंबाइन कर लो। चलो तो मैं एक बार जल्दी से इस पूरे के पूरे सेशन को समराइज कर देता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहली चीज़, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो बेहतर ऑप्शन है कि आप अपनी ब्रांच से पेपर दे दें। कोई ईसी का बच्चा है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल या आईएन देना चाहिए उसको, दोनों में से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक सब्जेक्ट चूज कर ली। इलेक्ट्रिकल वालों को आईएन तो ऑटोमेटिकली दे ही देना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे कॉमन है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ईसी भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आईएन वालों के लिए, तो आईएन के लिए तो मैं बोलूँगा भाई प्राइमरी ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल आप चूज कर लो, उसी की तैयारी करो। आईएन के जो थोड़े मोड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एडिशनली प्रिपेयर कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल प्लस एक्सी का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सिविल वाले अपनी ब्रांच की तैयारी करें, क्योंकि सिविल ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मतलब अदर एग्जाम्स में आपके जूनियर इंजीनियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे ज़्यादा सीटें सिविल में होती हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी कोर ब्रांच की तैयारी करके उस तरफ जाने की कोशिश करें, जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्टर आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला कॉमन पॉइंट, जिंदगी में अगर कोई पहली बार गेट की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ उसको अपनी ब्रांच की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से उसकी तैयारी करो। पेपर हमेशा दोनों भर देने चाहिए, जो भी दो सेकंड ऑप्शन आपको लग रहा है बेस्ट पॉसिबल वो पेपर आप फिल कर दीजिए। कोई 2-3 साल तैयारी कर चुका है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो चुका है, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट जो मैंने बोला कि क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल इट बी वर्थ ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट और नॉट, बिल्कुल होगा वर्थ टाइम मनी एंड एफर्ट, बशर्ते कि जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए वो आप दिमाग में रख के जाएं, है ना। सेकंड पेपर जरूर आप सभी लोगों को देना है, ये डिपेंड करता है आप रिपीटर हैं, फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, वही मैंने चीज़ समझाई। फर्स्ट टाइम वाले अपनी तैयारी करो, फाइनल ईयर वाले अपनी तैयारी करो, रिपीटर वगैरह कोई है तो ही एडिशनल सब्जेक्ट की तैयारी करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर आप 2 एग्जाम्स में अपियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो आप हमेशा इसी बात पे बेस्ड करिए कि आप कौन सा ब्रांच प्राइमरी चूज़ कर रहे हो, है ना, कौन सा ब्रांच प्राइमरी चूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर आप सभी लोगों के लिए करता है। तो ऐसी ब्रांच चूज़ करिए जिसमें सेकेंड सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को बता देता हूँ इसमें, क्या क्या 2 ब्रांचेस से पेपर भरने के क्या प्रोज होते हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदे इसके होते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर एमटेक विद रिस्पेक्ट टू दैट अदर ब्रांच टू सम आईआईटी एनआईटी अलाउज टू डू सो, है ना, मतलब आप सेकंड वाली ब्रांच से भी चूज कर सकते हो। सपोज अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है, उसने सेकंड ऑप्शन ईसी चूज कर रखा है, तो वो ऑब्वियसली अगर आईआईटी अलाउ करती है तो वो जा सकता है ना, वो भी वीएलएसआई के लिए ऑप्ट कर सकता है। यू विल हैव डबल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कुछ भी हो ना हो आपको ऑल इंडिया लेवल का एक अंडर प्रेशर एग्जाम अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज से वो एक्सपीरियंस कभी भी फील कर ही नहीं सकते हो, समझ गए। ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यूज, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे, सपोज आपने दोनों ब्रांचेस में अंडर 500 रैंक हासिल करी हुई है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्रिएटिव आपका जॉब प्रोफाइल बनाता है, ज़्यादा एक फैसिनेटिंग आपका जॉब प्रोफाइल बनाता है। यू विल हैव अ ब्रॉडर माइंडसेट, जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा आइडिया होगा, ज़्यादा चीज़ें पता होंगी और ज़्यादा नॉलेज होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप 2 ब्रांचेस में क्वालिफाई करते हो। भाई आपको मशीन भी आता है, आपको कम्युनिकेशन भी आता है, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। आप देखो नुकसान क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जो आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि सर पैसे भी देने पड़ेंगे क्या फॉर्म भरने के लिए। भाई फॉर्म भरने के लिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे, समझ गए। फ्री में चाहते हो क्या फॉर्म, फॉर्म भरने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो अगर आप 2 फॉर्म भरते हो भाई, तो जाहिर सी बात है आपको 2 फॉर्म के बराबर पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि सर नहीं हमको तो फॉर्म फ्री में दिलवा दीजिए। बहुत सारे बच्चे तो मैसेज भी करते हैं सर आप ही हमारा फॉर्म भर दो। तो अगर ऐसे 4-5 हज़ार लोगों का फॉर्म हमने भर दिया तो आप समझ रहे हो हमारा क्या होगा। अगला देखो, अगले में बोला कि बोथ द एग्जाम्स शेड्यूल ऑन द सेम डे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों एग्जाम सेम ही डे शेड्यूल हो जाते हैं, समझ गए। एक का सेंटर पड़ा हुआ है आपका इधर साकेत में, दूसरे का सेंटर द्वारका में पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, समझे। तो वहाँ पे इस बात का दुख नहीं होता पेपर छूट गया, इस बात का ज़्यादा दुख होता है कि यार पैसे चले गए, फॉर्म भरा था और पेपर नहीं दे पाए। तैयारी वैयारी करते टाइम पे ये समझ में नहीं आता है,
लाखों रुपए तैयारी में खर्च करते हैं, चलो रुपए नहीं भी खर्च करते, इतना प्रीशियस टाइम 1 साल खर्च करते हैं तैयारी में, उस टाइम पे किसी को ध्यान नहीं आता, बट हाँ 1200-1300 खर्च आता है एग्जाम में, तो बड़ा दुख होने लगता है। एक एक घंटे 4-4 घंटे बैठ के वेब सीरीज देख रहे हो, मीम्स देख रहे हो, शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे किसी को ख्याल नहीं आता कि भाई मेरा कितना प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई दुख नहीं होता। 1100-1200 रुपये चले गए, रोना चालू हो गया, अरे भाई फॉर्म चला गया, नहीं तो टॉप ही मार देते एग्जाम में। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, हर दिन को यूटिलाइज करो, ठीक है। रेडी टू टेक एक्स्ट्रा बर्डन, जाहिर सी बात है 2 ब्रांच में दोगे तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों के साथ कि वो पढ़ते पढ़ते इतना डूब जाते हैं कि वो, देखो ब्रेक लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब एक बच्चा उसने पूरे साल सिग्नल ही खाली पढ़ डाला, बाकी सब छोड़ दिया, तो कभी भी अच्छी रैंक नहीं ला पाएगा। बट मान लो किसी ने सिग्नल पढ़ा और उसको थोड़ा थोड़ा ठीक है 70-80% नॉलेज है, बट उसने सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करे हुए, तो उसकी ज़्यादा अच्छे से रैंक आएगी। तो ऐसा कभी भी मत करना कि अगर आपकी कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आप ज़्यादा फोकस दूसरे वाले पेपर पे करने की कोशिश करो, हमेशा फोकस प्राइमरी पेपर पे होना चाहिए। हाँ जो सेकंड वाला पेपर है उस पर थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, पीएसयू जॉब्स जो होते हैं, जो भी पीएसयूज गेट के थ्रू इंटरलिंक्ड है, उनमें आप तभी अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइमरी ब्रांच के बेसिस पे, सेकेंडरी ब्रांच के बेसिस पे नहीं कर सकते, समझ गए ना। आप इलेक्ट्रिकल में हो, आपकी ईसी में अच्छी रैंक आई है और ईसी से कोई पीएसयू रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से कुछ ऑप्शंस, बाकी आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस कि क्या मुझे 2 अलग-अलग फॉर्म्स भरने पड़ते हैं जब भी गेट का एग्जाम आता है, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा भी, बट आपको 2 अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने, समझे, एक ही फॉर्म होता है, उसी में 2 ऑप्शन आप भर सकते हो। और कितनी फीस आपको पे करनी पड़ती है, 2 पेपर भर रहे हो तो 2 की फीस पे करनी पड़ेगी। कोई पूछा आई वांट टू टेक 2 पेपर्स फ्रॉम द 2 कॉम्बिनेशंस, हाउएवर व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म आई हैव एडेड ओनली 1, मतलब आप 2 फॉर्म भरना चाहते थे, बट जैसा आप लोगों के साथ हुआ गलती से आपने एक फॉर्म भरा और उसका पेपर सबमिट कर दिया, तो आईटी क्या करता है बाद में कुछ देर के लिए विंडो खोल सकता है जहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन, जहाँ पे आप कभी भी दिन रात जो भी आपको डाउट आता है पढ़ते टाइम पे डिस्कस कर पाओ, उनके क्वेश्चंस पूछ पाओ और अपनी तैयारी को सिस्टमैटिकली रैंक में कन्वर्ट कर पाओ। देखो कंटेंट तो हर जगह पे अवेलेबल है यार, कहीं से भी पढ़ लो, बट अगर आपकी क्वेरीज ही रिजॉल्व नहीं हो रही, आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं आप उनको ही डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है, समझ गए। या तो फिर आप एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, दैट इज़ फाइन, बट नहीं हो तो आपको हर एक कदम पे डाउट आपका सॉल्व होना चाहिए, वो आपका टेक्निकल हो, पर्सनल हो, स्ट्रैटेजिकल हो, जब वो रेगुलरली सॉल्व होता रहेगा तो आप अच्छी रैंक ऑब्वियसली ज़्यादा ला सकते हो एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट। बाकी यार जीरो कॉस्ट यहाँ पर आपका लोन होता है, 2 घंटे के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर लोन आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है। वैसे तो 2 लिखा हुआ, आधे घंटे में हो जाता है, आप बिल्कुल कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर हम आना चाहते हैं, और उसके आगे का प्रोविजन में पूरी की पूरी टीम आप सभी लोगों को हेल्प कर देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी 10 बजे हम लोग मिलते हैं आस्क मी एनीथिंग सेशन में, वहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज है, ठीक है, वो आप मुझसे आके पूछो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि जो भी आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, जो भी वीडियो पसंद आती है उन वीडियोस को शेयर जरूर करें, सो दैट अगर किसी भी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलना चाहे वो ज़रूर मिले। चैनल पे हर एक वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें, तो हमारी पूरी की पूरी टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि हर सेशन को यार एएमए सेशन मत बना दिया करो, एएमए सेशन अलग से आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट होता है। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी क्वेरी है, आप उन सारी क्वेरीज का बस आंसर जानना चाहते हो, बट उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, इसीलिए ऐसे सेशन हफ्ते में एक बार रखे जाते हैं कि आप सारे डाउट्स को कंपाइल कर लो, आओ डिस्कस करो, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के डाउट्स को मैं आंसर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 10 बजे।